कमान संभाली है। आपको कैसे हालात लग रहे हैं? कोरोना ऐसा संकट है जो ना पार्टी देख रहा है, ना जो धर्म देख रहा है, ना वो अमीर देख रहा है, ना गरीब देख रहा है, लेकिन लोग दहशत में हैं। मैंने अपने इतनी जो उम्र है उसमें तो शायद कभी ऐसा माहौल देखा नहीं। चूंकि आप मेरे से ज़्यादा अनुभवी हैं, आपको लगता होगा कि आपने दुनिया के बहुत सारी मुश्किलों को देखा होगा, सुना होगा उसके बारे में। लेकिन ये ऐसे हालात हैं भूपेंद्र सिंह जी, जब ऐसा लगता है कि दुनिया में किस तरह का कहर बरपाया है इस संकट ने। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, ये बहुत गहरा संकट है, महामारी है और पूरी दुनिया में फैली है ये। और जिस तेज़ी से फैल रही है उसकी अभी आप कुछ नहीं कह सकते कहाँ जाके रुकेगी ये बात ठीक है। आपकी उम्र में तो क्या, मैं आपसे बड़ा हूँ, मैंने भी अपनी उम्र में कभी ऐसी नहीं सुनी। हाँ, सुना ज़रूर, 1918 में जो आया था, स्पेनिश फ्लू आया था, उसमें करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। लेकिन आज जिस प्रकार से कोरोना फैल रहा है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन जो आज मेरी सभी से है, मैं सभी घर में स्वस्थ हैं, हरियाणा वासियों को मेरा नमस्कार है, सभी घर में स्वस्थ रहें। और स्वस्थ जब ही रह सकते हैं जब जो भी स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा, सरकार द्वारा जो भी सुझाए गए जो उनको रास्ते हैं, जो उनको आप समझे आदेश हैं, उनकी पालना करें। खुद की सुरक्षा में परिवार की सुरक्षा है, प्रदेश की सुरक्षा है, देश की सुरक्षा है। और हम तो घर में सुरक्षित हैं, लेकिन जो भार, जो कोरोना योद्धा हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्सेज, सारे स्वास्थ्य कर्मचारी, आपके पुलिस और सफाई कर्मचारी, ये जितने भी लगे हुए हैं, आज उनको सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि हम तो अपने घर में स्वस्थ हैं, लेकिन वो अपनी जान का खतरा लेकर आपको स्वस्थ लगने के लिए कर रहे हैं। उन सब के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। आज इसमें कोई दो राय नहीं, इतनी बड़ी महामारी जो आई है उसका सामना ना तो कोई एक धर्म कर सकता है, ना एक कोई पार्टी कर सकती है, ना एक सरकार कर सकती है। वो तो पूरी मानवता, पूरे सब जाति, धर्म और सब एक होकर इससे लड़ाई लड़ेंगे तो अवश्य हमारी जीत होगी और इंसानियत की जीत होगी और हम जीतेंगे। हुड्डा साहब, मैं आपसे हरियाणा की सरकार की जो व्यवस्था है, प्रशासन की जो व्यवस्था है, आप अभी कुछ दिन जैसे मुख्यमंत्री ने, आपने देखा होगा कि आप वहाँ मौजूद भी थे, बातचीत आप लोगों की हुई है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी जिसमें राय ली गई थी, सबसे सहयोग मांगा गया था। मैं आपसे एक पूर्व प्रशासक के तौर पर, मुख्यमंत्री के तौर पर, पूर्व मुख्यमंत्री आप रहे हैं, आप आज के हालात में जो निपटने की रणनीति, में राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप कोई मेरे इस सवाल का मतलब ही निकालें कि मैं राजनीतिक सवाल कर रहा हूँ। मेरा मतलब ये है कि जो हमको तैयारी करनी चाहिए थी, जो हमारे पास तैयारी होनी चाहिए थी, जो एंटिसिपेशन होना चाहिए था, जो फॉरवर्ड प्लानिंग होनी चाहिए, जो हमारे पास इक्विपमेंट होनी चाहिए, जो प्रोटेक्टिव गियर्स होने चाहिए, वो सब हमारे पास मौजूद हैं। आप संतुष्ट हैं सरकार की तैयारी से? नहीं, देखिए, जो होना चाहिए था वो तो नहीं है। जैसे अपने किट होनी चाहिए और चीज़ें हैं, लेकिन इतना सोचा नहीं था एकदम इतनी बड़ी महामारी आएगी। सरकार प्रयास कर रही है और सबको मिलजुल कर प्रयास करना पड़ेगा, एक सरकार का काम नहीं है। समय पर अगर ये चीज़ें उपलब्ध होती तो ज़्यादा जल्दी से लोगों का इलाज हो सकता था। अब जो है पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और हम सबको मिलकर प्रयास करना है। ये हुड्डा साहब, एक सवाल और मेरा इस लिहाज से है कि अगर मैं ऐसे कहूँ कि अचानक ऐसा माहौल बन गया है पूरी दुनिया में कि अमेरिका जैसे मुल्क, जर्मनी जैसे देश, या आपके इटली जैसे मुल्क जो दुनिया में बहुत अव्वल माने जाते हैं मेडिकल की फैसिलिटी के मामले में, सुविधाओं के मामले में, व्यवस्था के मामले में, वो देश आज भारत से दवाइयाँ मांगने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उनके पास जो दवाई ज़रूरत है इस समय, जिसको हम हाइड्रोक्लोरोक्विन कहते हैं, SCQ कहते हैं, वो दवाइयां मांग के, और अमेरिका के राष्ट्रपति धन्यवाद दे रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री को, भारत की जनता को। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर, एक राजनेता के तौर पर, आपको आज एहसास हो रहा है कि हिंदुस्तान की प्राथमिकता, अगर मेडिकल का सिस्टम दुरुस्त करना नहीं हुआ तो आगे आने वाला कोई और दूसरा एक
ऐसा वायरस जो दुनिया को तबाह कर सकता है और हिंदुस्तान को भी बर्बाद कर देगा अगर हम नहीं सुधरे तो। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। जहाँ तक स्वास्थ्य सेवाएं हैं और जो उपलब्ध हैं, जिस किस्म के आपकी मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध हैं अमेरिका में, इटली में, जर्मनी में, हमारे देश में नहीं है। उनकी पॉपुलेशन भी कम है और हमारा देश इन स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत पीछे है, इसमें कोई दो नहीं। और आगे ये जो आया है उसको एक चेतावनी मानकर आगे अपनी स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत करनी चाहिए। पूरे देश को मजबूत करेंगे जब भी आगे बचाव रहेगा, क्योंकि ये एक किस्म से बड़ी ज़बरदस्त चेतावनी दी है। और आज जिस प्रकार से आपने कहा कुनीन का अमेरिका में एकदम ज़रूरत पड़ी, उनके पास उपलब्ध नहीं है, हमारे देश ने किया क्योंकि हमारे पास सरप्लस थी। और हमारा जो है इंसानियत की तौर पे सबका मदद करने का फ़र्ज़ है। पहले अपना बचाव है, फिर ही सब दूसरे बचेंगे। अपनी ज़रूरत पूरी करके फिर पूरे दूसरे देशों की भी मदद करनी चाहिए। हुड्डा साहब, मैं स्टूडियो में, मेरी टीम यहाँ पर न्यूज़ रूम में काम करती है, घर से आते जाते हैं, हम लोग भी सरकार के साथ हो, सिस्टम के साथ हो, हम भी मदद कर रहे हैं कि जनता तक सही जानकारी पहुँचे। और हमारी टीम भी दिन रात मेहनत करती है। कुछ लोगों को हमने वर्क फ्रॉम होम कल्चर में ढालने की कोशिश की, लेकिन हमारे रिपोर्टर पुलिस वालों के साथ या मैं कहूँ प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फील्ड में काम कर रहे हैं। और कई हमारे, मैं कहूँ कि मीडिया के, चाहे वो किसी भी चैनल के हों, किसी भी अखबार के हों, वो लोग भी कोरोना की चपेट में आए हैं। दुनिया के कई हिस्सों में ये हमने देखा है, हिंदुस्तान में भी ऐसे केसेस आ चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब मैं ऑफिस में होता हूँ या घर में होता हूँ तो मेरे दिल में एक बात आई कि आज तक मैंने सरकारी अस्पताल का मुंह नहीं देखा। ये गलती मेरी है या सिस्टम की गलती है? क्योंकि मुझे अपने मोहल्ले में कौन सा सरकारी अस्पताल है, कौन सा डॉक्टर वहां पर बैठता है, कौन सा बेस्ट डॉक्टर सरकारी इस समय मौजूद है सिस्टम में, मेरे मोहल्ले में हो सकता है सोसाइटी में आसपास लोगों को किसी को पता ना हो। लेकिन मुझे लगता है कि आज वही सरकारी डॉक्टर जो है वो भगवान बने हुए हैं। और जो बड़े बड़े हमने 5 स्टार जिनको हमने बढ़ावा दिया है, हिंदुस्तान के हर राज्य ने बढ़ावा दिया है, वो 5 स्टार अस्पताल वाले आज न केवल, कुछ लोगों को छोड़ दूं, मैं सबको नहीं कहूंगा, न केवल वो भाग रहे हैं इस सिस्टम से, इस मौजूदा परिस्थिति से लड़ने में, बल्कि कईयों ने तो अपनी दुकान तक बंद कर दिया। कईयों ने हालांकि सरकार को ऑफर कर दिया कि आप हमारे हॉस्पिटल ले लीजिए, एक्वायर कर लीजिए और हम तैयार हैं आपके साथ मदद करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक नेता के तौर पर, एक पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, कि अगर हमने अपने सरकारी सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया तो ये हमारी बर्बादी का एक संकेत है। बिल्कुल, मैं तो कह चुका हूँ, ये एक किस्म से चेतावनी है। अगर हमने अपनी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत नहीं किया तो फिर हम कहीं नहीं रहेंगे। कल को ऐसा कहीं फिर दोबारा आ गया तो फिर कोई बचाव नहीं हो सकता है। आज भी कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हमारे को। आज मेडिकल फैसिलिटी है नहीं, बिस्तरे नहीं हैं, किट्स नहीं हैं, तो उनके लिए कितनी भाग दौड़ करनी पड़ रही है। ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि हमारे को सुदृढ़ करनी चाहिए और ये सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए, तैयार रहना चाहिए किसी भी इमरजेंसी के लिए। इसी में बचाव है हमारा। और जहाँ तक मीडिया कर्मचारियों का सवाल है, ये भी कोरोना योद्धाओं में शामिल हैं। आप देखिए, आप दफ्तर जाते हैं, हम तो बहुत सारे जो घर में बैठे हैं वो सुरक्षित हैं, सुरक्षित रहना चाहिए, घर में ही सुरक्षित हैं। आप घर से बाहर जाते हैं, हमारे को जो घर में बैठे हैं उनको बाहर जाने से डर लगता है और आप लोगों को घर आने से डर लगता है, क्योंकि आप जाएंगे कोई संक्रमण ना हो जाए, कोई किसी को लग ना जाए। तो इस किस्म से जो भी अपना कोरोना योद्धाओं हैं उनको मेरा बार बार सलाम है, जो उनसे लड़ाई लड़े। उसमें मीडिया कर्मचारी भी हैं, सफाई कर्मचारी से लेके डॉक्टर्स तक भी हैं, और जो स्वास्थ्य कर्मचारी भी हैं, नर्सें भी हैं, डॉक्टर भी हैं, सब जो कार्य कर रहे हैं अपनी जान की बाजी लगाकर, वो बहुत बड़ी सेवा इंसानियत की कर रहे हैं और हमारी कर रहे हैं। उनको मेरा सरकार से आग्रह है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन दिया जाए। अभी मैंने आज पढ़ा है कि डॉक्टर्स की, नर्सेज की, उन्होंने कहा 3 महीने तक डबल तनख्वाह मिलेगी एक प्रोत्साहन के नाते पे। तो ये डॉक्टर से लेकर सफाई कर्मचारी तक, मीडिया वालों को भी चाहिए, उनको मीडिया वालों को भी प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ये छोटा काम नहीं कर रहे हैं, वो जो जन जागरण कर रहे हैं, और तो कोई जरिया रहे नहीं,
बहुत सारे अखबार नहीं आते, कोई अखबार नहीं पढ़ते, अखबार आएगा 24 घंटे के बाद आएगा, आप मिनट मिनट की खबर देते हैं, मिनट मिनट में चेताते हैं, क्या क्या निर्देश हैं, क्या ये है, बहुत बड़ा आप कार्य मीडिया कर रही है। हुड्डा साहब, अगर मैं कहूं कि चर्चा में मैं एक पक्ष और आपसे जानना चाहता था कि जब आप मुख्यमंत्री के तौर पर, जब आप हरियाणा के मुख्यमंत्री के तौर पर बजट बनाते थे या आपकी सरकार के मंत्री बजट बनाते थे, तो कभी आपके जहन में ऐसा रहा होगा कि हम इग्नोर क्यों करते हैं, हेल्थ फैसिलिटी को इग्नोर क्यों करते हैं? एक बार आदमी खाने से, अगर मान लीजिए उसको खाने को कम मिले तो चल जाएगा, लेकिन अगर इलाज ना मिले तो मर जाएगा, पढ़ेगा तो शायद उसकी कई पीढ़ियां बदल जाएंगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज दिल से आपकी बात जानना चाहता हूं कि कहीं हमारे पूरे राजनीतिक सिस्टम ने बेसिक जो नीड्स हैं उनको फुलफिल करने में चूक कर दी, या हमारी प्रायोरिटीज बहुत नीचे चली गई, क्योंकि हमने बड़े बड़े, मतलब आप कहें कि बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर दी, दुनिया की तमाम बेस्ट सुविधाएं हम मुहैया कराना चाहते हैं हिंदुस्तान में कई सेक्टर्स में, लेकिन जब हेल्थ सिस्टम की बात आती है तो दुनिया में आप कितने नीचे पायदान पर खड़े हैं। आपके पास, आपने खुद कहा और हम भी मीडिया में रह के जानते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जाना मतलब ये माना जाता है कि ये गरीब व्यक्ति होगा, ये बिलो पॉवर्टी लाइन होगा, या तो एम्स में बड़े बड़े नेताओं का इलाज होगा, वो भी वीआईपी तरीके से होगा, या फिर जनता जो है वो एम्स में चक्कर लगाते लगाते मर जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा, 2 साल बाद की उनको डेट मिलती है। हम हिंदुस्तान के हर राज्य में 4-4 एम्स नहीं खड़े कर पाए। हुड्डा साहब, आपको लगता है कहीं हम, मीडिया हो या नेता हो या पूरा सिस्टम जो है वो हम सब फेल हुए हैं? केवल एक पार्टी फेल नहीं हुई है, ना नेहरू जी को दोष दे सकते हैं, ना आप अटल बिहारी वाजपेयी को दोष दे सकते हैं, बल्कि पूरे जमाने को आपको ये बताना पड़ेगा कि हिंदुस्तान कम से कम बेसिक हेल्थ फैसिलिटी के मामले में फेल हुआ है, यह नीति निर्माताओं ने ध्यान नहीं दिया। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम पूरी डेवलप्ड कंट्री नहीं है, डेवलपिंग कंट्री है हम। जो स्वास्थ्य का बजट है वो उतना प्राप्त बजट हम नहीं दे पाए, चाहे वो केंद्र सरकार है चाहे प्रदेश की सरकार है। लेकिन आपने बात मेरी करी कि भाई जब मैं आप मुख्यमंत्री था, यही एक कारण था, क्योंकि उस टाइम मैंने देखा जब मैं बना डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं थे। तो भाई साहब, हरियाणा बनने से पहले एक ही मेडिकल कॉलेज था जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बना, लेकिन मेरे कार्यकाल में आप देखिए मेडिकल कॉलेज करनाल में बना, मेवात में बना, आपका महेंद्रगढ़ शुरू हुआ, और एम्स आई, आपका कैंसर इंस्टीट्यूट आया, बहुत सारे हमने हॉस्पिटल डेवलप किए, पूरा प्रयास किया ताकि हम डॉक्टर भी उपलब्ध हों, नर्सिंग कॉलेजेस चलाए। ये आपके सामने है, प्रयास करना है। लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, जितना बजट हमारे को स्वास्थ्य को देना चाहिए, हम बीइंग डेवलपिंग कंट्री उतना नहीं दे पाए। लेकिन अब ये एक चेतावनी हमारे को आई है, आगे सबसे प्रायोरिटी जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, यही 2 ही चीज़ हैं जहाँ पे हम शिक्षा और स्वास्थ्य की प्रायोरिटी देंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ये आपके सामने। हुड्डा साहब, मैं एक व्यक्तिगत अनुभव की बात कर रहा हूं कि जब मैं अपने माता पिता को या खुद को या अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता हूं, तो आस पड़ोस में जो भी अस्पताल है वो पहले 1000, 1200, 800, कम से कम 600 रुपये मिनिमम होता है, उसकी पर्ची कट जाती है और डॉक्टर कहते हैं 4 टेस्ट करा लीजिए। तो पहली बार कंसल्टेशन के नाम पर टेस्ट करा लीजिए, उसकी 600 से लेकर 1200 तक की पर्ची कट गई। इसके बाद जब हम दोबारा जाते हैं तो अगर हमने 2 दिन के अंदर या 3 दिन के अंदर को रिपोर्ट दिखा दी तो ठीक है, नहीं दोबारा फिर हमको फीस देनी पड़ेगी। और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या एक ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है कि जो लोग सक्षम हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं, जो लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, जो सक्षम नहीं हैं, एक कोई ऐसा मैकेनिज्म हम बना दें, आधार के जरिए बना दें कि साहब जो सक्षम है वो फीस देंगे, 200 रुपये देंगे, 300 रुपये देंगे, 100 रुपये देंगे। सर्दी खांसी की दवाई लेने जाने के लिए साहब 1000 रुपये देने पड़ते हैं। तो अगर हम अपने आस पड़ोस में कम्युनिटी हेल्थ सिस्टम को डेवलप कर दें कि अगर आपको खांसी बुखार है तो आप जाइए सरकारी अस्पताल में, डॉक्टर मिलेंगे ज़रूर, उनको भी भरपूर पैसा मिलेगा। ऐसा संभव है कि आने वाले दिनों में हुड्डा साहब की पूरे राजनीतिक दल एकजुट हो जाएं, केवल नाम के लिए ऑल पार्टी मीटिंग ना हो और सब निकालें कि आप अगर 10,000 लोगों पे कम से कम एक बड़ा सरकारी अस्पताल हो जहां सारे लोगों का इलाज हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, सबको कंपलसरी कर देना चाहिए कि आपको कम्युनिटी हेल्थ सर्विस यहां से लेनी है। देखिए, सबसे पहले तो हमारा ये है डॉक्टर अवेलेबल करना चाहिए, हमारे को नर्सिज अवेलेबल करनी चाहिए। आपके सामने हमारे पास डॉक्टरों की बहुत कमी रही है। अब नए नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, डॉक्टर पूरे करो, जब भी तो आप
वैसे CHC PHC सरकारी खोले भी हुए हैं, लेकिन और इसका विस्तार होना चाहिए। और आपकी बात ठीक है, कुछ प्रति हालांकि वो करते हैं, लेकिन वो जो प्रति व्यक्ति को जितना ध्यान मिलना चाहिए उतनी उपलब्धि नहीं है हमारे को, जितने मतलब डॉक्टर होने चाहिए और जो सुविधा होनी चाहिए। इसको बहुत सुदृढ़ करने की जरूरत है और वो बजट एलोकेशन से होगी। जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय में आप देखेंगे हर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार स्वास्थ्य का बजट बढ़ाएगी अपना, और ये करना पड़ेगा। हुड्डा साहब, एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई हिंदुस्तान के सामने, न केवल हरियाणा के सामने बल्कि हर राज्य में, कि तबलीगी जमात के कुछ लोगों ने नियम कानून की धज्जियां उड़ा दी। मैं धर्म पर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, वो मुस्लिम है इसलिए मैं टारगेट नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपसे एक नेता के तौर पर जानना चाहता हूं कि क्या सब लोग मिलकर, सब लोग अपील कर सकते हैं उनसे, पॉलिटिकल पार्टी समझा सकती हैं कि भैया तबलीगी जमात आप हैं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन कोरोना आपसे नहीं पूछेगा कि आप तबलीग से आते हैं या आप साधारण मुस्लिम हैं या साधारण हिंदू हैं, साधारण सिख हैं। वो तो आपको लगेगा तो आप दूसरे को भी मारेंगे। आप तो चलते फिरते बॉम्ब बन गए, सुसाइड बॉम्बर की तरह आप हो गए। देखिए, मुस्लिम को पूरा समुदाय दोषी नहीं है इसमें, जिन्होंने किया है उनको पूरी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। और पूरा ये जो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, जो इस किस्म का काम करता है, जो आगे कोरोना फैलाने का काम करता है, वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। इसमें क्या दो रहे, समझाने को तो समझा दिया, लेकिन जो कोई नहीं समझते तो उसके लिए कानून है, उसको सजा दो। ये तो ऐसा लग रहा है कि कई जगह से खबरें ऐसी आ रही थी कि ये मतलब लगता है उनका कहना कि हाँ हमको मुसलमान इसलिए टारगेट किया जा रहा है, और वो छुपा रहे हैं जानकारियां। जगह जगह पढ़े लिखे डॉक्टर्स तक तबलीगी जमात में शामिल हुए, उनको सस्पेंड किया गया। कल खबर आई मध्य प्रदेश से कि वहाँ एक तबलीगी जमात में शामिल हुए डॉक्टर ने इन्फॉर्म नहीं किया, वो खुद डॉक्टर है और वो कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ, जबकि सरकार बार बार पूरी दुनिया भर में पब्लिसिटी कर रही है। वही मैं कह रहा हूँ ना, पूरे समुदाय का सवाल नहीं है ये। जैसे आपने शुरू में कहा, ये कोरोना ना कोई धर्म देखता है, ना जाति देखता है, ना और कुछ देखता है, ये तो ऐसा सबको करेगा। इसको जो भी फैलाने का काम करता है उसको कोई कानून में गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, उसको पूरी तरह से दंडित होना चाहिए। और ये तो और जब तक पूरी रोकथाम नहीं होगी तो फैलाने का काम करेंगे। जिन्होंने ये काम किया है वो समाज के दोषी हैं। हुड्डा साहब, आखिरी एक दो सवाल लूँगा बस मैं आपका, ये पूरा चर्चा हम खत्म करते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि खेती बाड़ी वाले जो किसान हैं इस समय भगवान या तो डॉक्टर हैं या किसान हैं, क्योंकि घर में रह के मुझे और आपको भी महसूस हुआ होगा कि दो चीज़ों की ज़रूरत है, खाना मिल जाए और इलाज मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। पैसा, दौलत, शोहरत काम नहीं आ रही है। रतन टाटा जैसे उद्योगपति हैं जो 1500 करोड़ दान कर देते हैं और अपनी बिल्डिंगों में या अपने होटलों में कहते हैं कि डॉक्टर्स, नर्सेस और स्टाफ रहेंगे। ऐसे भी हमारे यहाँ दानवीर लोग हैं। लेकिन वो किसान जो हमेशा उपेक्षित रहा है, हमेशा राजनीति का शिकार रहा है, हमेशा उसके नाम पे हिंदुस्तान में राजनीति हुई है, आज वही भगवान बना हुआ जिसने पूरे हिंदुस्तान में कम से कम खाने पीने की कमी नहीं होने दी। नहीं, लोगों ने अभी भी मौके का फायदा उठाया, ना गोडाउन में स्टॉक करना शुरू कर दिया, घरों में माल भरना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोरोना कल नहीं खत्म होगा और अभी आगे आने वाले 2-3 साल तक और चलने वाला है, ऐसा उनके दिमाग में बैठ गया लगता है। देखिए, किसान भी आज संकट में है क्योंकि उसकी कटाई आ गई। आपके सामने गेहूं की कटाई आ गई, रबी की सरसों की कट चुकी है, उसकी खरीद का सवाल है, सरकार की जिम्मेवारी है। हमारी बात हुई थी जो मुख्यमंत्री जी से हुई थी, उन्होंने पूरे विश्वास दिलाया था कि एक एक दाना किसान का खरीदा जाएगा, तो जल्दी से जल्दी उसके खिजान खरीदिए। सवाल ये आता है उसके पास स्टोर रखने की जगह नहीं है, कुछ लंबी अवधि तक जो है उसकी खरीद होगी। तो मैंने सुझाव दिया था सारे स्कूल जो हैं, क्योंकि अभी आगे 3-4 महीने स्कूल खुलने वाले नहीं हैं, उन स्कूलों को गोडाउन बना दिया जाए ताकि किसानों को सुविधा हो। मेरी किसान भाइयों से भी यही दरख्वास्त है, सबको मिल के लड़ना है। जैसे ही उनकी फसल निकले या तो सीधी मंडी में ले जाएं या अपने घर ले आएं या जहाँ पे सरकार प्रबंध करे वहाँ ले जाएं। और खाली सरकार के और उसके भरोसा नहीं कि मौसम का कोई बात नहीं, मौसम जबरदस्त करवट लेता है। सारी मेहनत बारिश हो गई और वो वहाँ खेत में छोड़ा है और बारिश होगी तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो मिलजुल के लड़ाई लड़ने वाली बात है, इससे कोई एक उसकी नहीं है। किसान तो आपको जहाँ तक किसान का सवाल है, किसान तो भाई जब भी देश में संकट आता है किसान आगे बढ़ के काम करता है। चाहे वो फौज के मामले में, फौज में भी किसान लोग जाते हैं,
तो हर जगह ये किसान जो है देशभक्त है और इसमें कोई दो राय नहीं। अब भी जो है अपने उस पैमाने पे खरा उतरेगा किसान। हुड्डा साहब, आपकी पार्टी ने सवाल ये उठाया था, मैं राजनीति की थोड़ा दूर रहना चाहता था, लेकिन पीएम केयर्स फंड क्यों बनाया गया? सवाल उठाया कि जब प्रधानमंत्री राहत कोष है, आपदा प्रबंधन कोष है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो आपको पीएम केयर्स की जरूरत क्या पड़ी? इसमें भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। आपको लगता है कि ये फैसला सरकार का गलत है क्योंकि आपके पास पहले से प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड यानी प्रधानमंत्री राहत कोष बना हुआ है, तो आप क्यों कर रहे हैं ये? देखिए, ये तो वही बता सकते हैं। मेरे ख्याल में जहाँ तक ये अलग से रिलीफ फंड बनाया, हरियाणा में भी बनाया है, कोरोना रिलीफ फंड बनाया है ताकि इसी महामारी से लड़ा जाए। ये तो बाद की बात है, आज तो सब मिलके इससे कोरोना से लड़ाई लड़नी है हमने। आखिरी सवाल इस इंटरव्यू को खत्म करने से पहले, और एक राजनीति से जुड़ा सवाल तो है ही है, आपसे जवाब इसलिए कि पीटीआई की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उस पर आपके सारे घूम फिर के राजनीतिक होते हैं। नहीं, आखिरी वाला कि पीटीआई की भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, विरोधियों ने धीरे से सवाल उठा दिए। अभी जान की बची है, लेकिन राजनीति तो होती रहेगी। तो इस पर क्या कहना चाहिए? पहले फैसला हुआ है उन्हें, नहीं इस पे क्या कहना है, कोर्ट का फैसला है, सबको मानना पड़ेगा। हाई कोर्ट का भी फैसला था, हाई कोर्ट की जो फैसला वही सुप्रीम कोर्ट ने रखा है। अब उनको मौका दिया है, दोबारा टेस्ट ले लेंगे, दे लेंगे। ये तो चलता रहता है। हुड्डा साहब, जनता से अपील क्या करेंगे इस वक्त? ऐसा कोई वो नहीं है। जनता से आप क्या अपील करेंगे कि सरकार का साथ दीजिए, प्रशासन का साथ दीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं यही अपील करूंगा कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें। खुद को सुरक्षित रखोगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका प्रदेश सुरक्षित रहेगा, देश सुरक्षित रहेगा। और उसके लिए जो सरकार आपको कहे या कोई भी स्वास्थ्य विभाग आपको कहे, जो जो दिशा निर्देश करे उसकी पालना कठोरता से करें ताकि इस बीमारी से हम इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ें। आज सवाल दलगत राजनीति का नहीं है, आज सवाल किसी का नहीं है, जो सरकार से लेकर नीचे चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो और किसी भी दल के कार्यकर्ता हो, सबको एक होकर लड़े और कभी भी कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई व्यक्ति बगैर छत के ना रहे। ये सब एक दूसरे की, आज समय है एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ने का। आपका समय कैसे कट रहा है? नेता का घर में बंद रहना, जनता से ना मिल पाना, अपने पार्टी के वर्कर से ना मिल पाना, पॉलिटिक्स से दूर, कैसे बंधन में महसूस कर रहे हैं? क्या ये समय कैसे कट जाता है? आराम से कट जाता है? परिवार से लंबे समय बाद आपको इस तरह से बैठने का मौका मिला होगा। नहीं, मैं तो सुबह से नहा धो तैयार होकर जब जैसे बैठा हूँ तो पूरे हरियाणा में जगह जगह से टेलीफोन पर जाता है, कहीं पता करता है, किसी का टेलीफोन आते हैं, कहीं मैं करता हूँ, कहीं की व्यवस्था की जरूरत है या किसी को किसी तकलीफ है तो उसका किसी से कहना, जगह जगह जैसे ये पूरा दिन यही करता है अभी तक। तो कुछ खेल कूद हो रहा है? हुड्डा साहब, आप खेल के शौकीन हैं? आज भी टेलीफोन कम से कम 300-400 टेलीफोन आते हैं। आज भी स्पोर्ट्समैन के लुक में हैं आप? खेल कूद हो रहा है? खेलना नहीं हो रहा आजकल, मेरा खेलना नहीं हो रहा घर में। नहीं, खेल घर में ही टहल लेता हूँ जब मौका मिलता है, पर ज़्यादा जो है टेलीफोन में ही व्यस्त रहता हूँ या कभी मौका पड़े तो एक आध बार किताब पढ़ लेता हूँ। तो हुड्डा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों की कोशिश कामयाब होगी। हम आपका पूरा साथ देंगे, आपके कार्यकर्ता आपके साथ हैं, आपकी पार्टी साथ है, जनता आपके साथ है, सरकार के साथ आप लोग हैं। हम सब मिलकर इस जंग से जीतेंगे जरूर, उम्मीद हम करते हैं। और आपका जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल के साथ जुड़ने के लिए हुड्डा साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि जनता आपकी बात सुन रही थी, हरियाणा की बल्कि और भी प्रदेशों की जनता, और आपकी बात पर वो अमल करेंगे और घर में रहेंगे, सेफ रहेंगे और कोरोना को हराने में सरकार की मदद करेंगे। हुड्डा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। तो फिलहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सबसे लेटेस्ट और ताजा तरीन खबरें। जी सलाम, हिंदुस्तान की उम्मीद।